हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अभिषेक कानुड़िया और आपका स्वागत है आपके प्यारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा लास्ट लेक्चर देख लिया होगा जिसमें हमने गॉस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी थी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं गॉस लॉ के न्यूमेरिकल्स। गॉस लॉ क्या होती है, कभी आपको पुराने लेक्चर्स देखने हैं, कभी आपने नहीं देखे हो तो यहाँ पर आई बटन को आप क्लिक करें और आई बटन पे आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसमें सारे के सारे लेक्चर पहले से अपलोडेड है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो आज हम चैप्टर को एंड करने जा रहे हैं। आज जो लेक्चर होगा वो सबसे आखिरी लेक्चर होगा। तो आज लेक्चर को एंड हम कहाँ करेंगे, न्यूमेरिकल्स ऑन गॉस लॉ पर। मतलब हम गॉस लॉ के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। आपको गॉस लॉ पता होना चाहिए क्या होता है। गॉस लॉ क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, मैं सब समझा दूंगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। चलो देखते हैं क्या है। S1 एंड S2 are two concentric spheres enclosing Q and 2Q charge in figure। आपको एक फिगर दिया हुआ है। फिगर में आपको दो स्फीयर दिए हुए हैं। पहला स्फीयर है S1 जिसे मैं ब्लैक पेन से बनाता हूँ और इसके अंदर चार्ज दिए हुए हैं Q। क्या चार्ज दिया हुआ है, Q। और दूसरा जो है मैं ब्लू पेन से बनाता हूँ, रेड पेन भी है, रेड पेन से बनाता हूँ। तो यहाँ पर रेड पेन से बनाता हूँ। ये दूसरा स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर आपको नज़र आ रहा होगा जिसे मैं क्या नाम दे रहा हूँ, S2 नाम दे रहा हूँ। और इस S2 पर कितने चार्ज इनक्लोज हैं, 2Q चार्ज इनक्लोज है। आपको समझा दूँ, दो स्फीयर है। पहले स्फीयर S1 पर Q चार्ज है, अंदर Q चार्ज भरे हुए हैं, और S2 पर कितने चार्ज भरे हुए हैं, 2Q चार्ज भरे हुए हैं। तो अब क्या बोल रखा है, व्हाट इज द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। मतलब फर्स्ट वाले स्फीयर से कितने चार्ज या कितना फ्लक्स पास होगा और सेकंड वाले स्फीयर से कितना फ्लक्स पास होगा, उसका हमें रेशो निकालना है। तो सबसे पहले हम गॉस लॉ से शुरू करते हैं। क्या आपको गॉस लॉ पता है? तो जवाब कभी ना मिलता है तो आप आई बटन को क्लिक करें, गॉस लॉ पढ़ें। और कभी आपको पता है तो फ्लक्स का फॉर्मूला बता दूं। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है गॉस लॉ से 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। तो कभी हम फर्स्ट सरफेस से बात करें तो इस फर्स्ट सरफेस के अंदर, अरे भाई फर्स्ट सरफेस के अंदर कितने चार्ज इनक्लोज हैं, तो जवाब है Q चार्ज इनक्लोज है, हाँ है ना। पर कभी हम सेकेंड सरफेस की बात करें, सेकेंड सरफेस की बात करें, सेकेंड सरफेस की बात करें, तो सेकेंड सरफेस में बताओ कितने चार्ज इनक्लोज हैं, तो जवाब है 2Q। नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा। कभी हम बड़े स्फीयर की बात करें तो बड़े स्फीयर के अंदर 2Q चार्ज तो है ही और साथ के साथ Q भी तो है। तो आप कहेंगे Q तो इसके अंदर है। तो बच्चों बाहर एक स्फीयर है तो उस बड़े स्फीयर के अंदर छोटा स्फीयर भी तो होगा ना। तो उसके अंदर कितने चार्ज है, 2Q भी है और प्लस Q भी है। तो टोटल कितने चार्ज हैं, 2Q प्लस Q। कभी हम इनका रेशो निकालें तो 5/5 टू 1/ε0 से 1/ε0 कट जाएगा। चलो काट के नहीं दिखाता हूँ। 2Q प्लस Q इज़ 3Q/ε0। ε0 से ε0 कैंसिल, Q से Q कैंसिल, तो आंसर आएगा 1/3 या कहें या फिर 1:3। उम्मीद करता हूँ पहला आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा, नहीं आया हो तो फिर से समझा दूँ। देखो आपसे कोई बोले एक बलून के अंदर एक और बलून है, मतलब बड़े बलून के अंदर तो 2Q चार्ज भी है और एक छोटा बलून अंदर है तो उसके अंदर Q चार्ज भी है। तो 2Q प्लस Q मिलकर 3Q हो गया ना बच्चे। आपको ये बात समझनी होगी। टोटल चार्ज कितने हो गए, अंदर 3Q है। पर कभी हम इसकी बात करें तो इसके अंदर तो Q ही चार्ज है, पर इसके अंदर कितने चार्ज है, बड़े के अंदर 2Q प्लस Q 3Q चार्ज है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब थर्ड क्या है, सेकेंड टॉपिक क्या है देखते हैं। हाउ विल द फ्लक्स चेंज, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज। S1 की बात चल रही है, S1 की। S1 मतलब फर्स्ट स्फीयर। S1 में कि फ्लक्स में क्या चेंज आएगा, इफ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस इन स्पेस इनसाइड S1 इन प्लेस ऑफ एयर। मतलब अभी फिलहाल एयर भरी हुई थी,
अभी फ़िलहाल क्या भरी हुई थी, एयर। पर कभी एयर की जगह आपने एक नया मीडियम डाल दिया, एयर की जगह आपने क्या डाल दिया, नया मीडियम डाल दिया, तो फ्लक्स पे क्या चेंज आएगा। तो हम बहुत पहले चलते हैं कहानी पे। तो बच्चों आपको याद होगा ई का फॉर्मूला क्या है, मैं रफ बता रहा हूँ। ई का फॉर्मूला होता है KQ/R², याद होगा E इक्वल्स टू KQ/R²। और यहाँ पर K क्या होता है, तो K होता है 1/4πε0, और क्या चल रहा है Q/R²। बच्चे ये फॉर्मूला कब के लिए था, ये फॉर्मूला था एयर के लिए। ये फॉर्मूला क्या था, एयर के लिए, हाँ है ना, एयर के लिए था। पर कभी आप एक मीडियम डाल दें, कभी आप कोई से मीडियम के लिए फॉर्मूला डालें, तो ई का फॉर्मूला जो होगा वो होगा 1/4πε0 के नीचे आ जाएगा। ये के अलग वाला के है और ये के अलग है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें के जो है वो दिया हुआ है, तो यहाँ पर के यूज़ करेंगे। 1/4πε0 के नीचे आ जाएगा। तो बच्चों याद रखना, मीडियम के लिए के जो आता है वो चार्ज के नीचे आता है। मीडियम कभी आ जाए तो के जो आएगा वो क्यू के नीचे आएगा। तो आपसे क्या पूछा हुआ है देखते हैं। सेकंड टॉपिक क्या है, ये सेकंड ये थ्योरी थी, तो मैं थ्योरी पर डब्बा लगा देता हूँ, ये थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। अब बच्चों सेकंड क्या है देखते हैं। S1 में से जो फ्लक्स पास हो रहा है उस पर क्या असर होगा जब आप एयर हटा दें और एयर की जगह एक नई चीज़ डाल दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो, के हो। तो बच्चों गॉस लॉ लगाते हैं। बच्चों बताओ गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ होता है फ्लक्स फर्स्ट सरफेस से, इसलिए 1 लिख देता हूँ। फ्लक्स इक्वल्स टू होता है 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। और टोटल चार्ज कितने हैं, कैपिटल क्यू है, हाँ है ना। अब क्वेश्चन ये है कि एयर नहीं है उस मीडियम में, एयर की जगह किसको डाल दिया गया है, एक मीडियम को। और मीडियम जब डाल दिया जाता है तो मीडियम जो आता है, मीडियम वो क्यू के नीचे आता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, मीडियम जो आएगा वो के नीचे आएगा, क्यू के क्या होगा, नीचे आएगा। मीडियम जो होगा वो कहाँ आएगा, क्यू के नीचे आएगा, क्यू के नीचे आएगा। उम्मीद करता हूँ सेकेंड टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। सर कभी एयर होता तो के नहीं आता, और कभी एयर की जगह मीडियम डाल दिया तो के नीचे आएगा, याद रखिएगा के नीचे आएगा। अब थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड क्या है, हाउ विल द फ्लक्स थ्रू S1 चेंज। S1 में क्या चेंज आएगा जो फ्लक्स पास हो रहा है उससे। इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस इन द स्पेस इनसाइड S2 इन प्लेस ऑफ एयर। इस बार डाइलेक्ट्रिक डाला जा रहा है, एयर की जगह पर डाइलेक्ट्रिक डाला जा रहा है, पर कहाँ डाला जा रहा है, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर। ये जगह कौन सी है, ये जगह जो है गैप है S1 और S2 के बीच की। तो फ्लक्स पर क्या चेंज आएगा, तो बच्चों आपको बता दूं फ्लक्स पर कोई चेंज ही नहीं आएगा। बोलो क्यों, क्योंकि गॉस लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट को याद करें। फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। मतलब जो भी बात होगी वो अंदर की होगी। अंदर कुछ इंट्रोड्यूस किया तो ये के नीचे आ जाएगा, पर अंदर कुछ इंट्रोड्यूस नहीं किया हो तो कहाँ किया, अरे भाई बाहर कुछ भी इंट्रोड्यूस करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए फ्लक्स पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो बताओ फ्लक्स कितना रहेगा फर्स्ट सरफेस से, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। और टोटल चार्ज कितने हैं, क्यों। तो आप कहेंगे सर के डिवाइड में आना चाहिए। अरे भाई के डिवाइड में तब आएगा जब फ्लक्स को, जब आपने मीडियम अंदर चेंज किया हो, एयर की जगह मीडियम अंदर चेंज किया हो तो के नीचे आएगा। पर यहाँ पर मीडियम चेंज कहाँ किया आपने, इस सरफेस के बाहर किया है। सरफेस के बाहर कभी आप मीडियम चेंज करते हो तो आंसर पे कोई चेंज नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल समझ आया हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम गॉस लॉ का दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं कि गॉस लॉ पर और आखिर क्या क्या न्यूमेरिकल हो सकते हैं। तो न्यूमेरिकल अगला क्या है मैं आपको बता दूं। ये क्वेश्चन जो है ये आपके 2016 में भी आया है और 2018 में भी आया है। ये CBSE की एग्ज़ाम में 2 बार आया है, 2016 में भी और 18 में भी। और याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं बट डिजिट चेंज हो जाती है। तो अभी हमने एक जनरल क्वेश्चन लिया है, चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर आर EX EY EZ। मतलब आपको बोल रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ है,
और y एक्सिस और z एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी 0 है और z एक्सिस पे भी 0 है, सिर्फ कहाँ पर है, x एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि कितनी है, अल्फ़ा x की पावर हाफ। यहाँ पर अल्फ़ा दिया हुआ है 800, तो मैं यहाँ पर Ex की वैल्यू लिख लेता हूँ। Ex की वैल्यू है अल्फ़ा और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 800। टेंशन की कोई बात नहीं, जो दिया हुआ है हम लिखते जाएंगे, नया क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है पर करेंगे। Ex 800 और ये x क्या है, x क्या है, x एक्सिस की वैल्यू है जो कि हम बताएंगे कि क्या होने वाली है। तो 800 x की पावर हाफ, ये x है। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। आपको फाइंड करना है कि फ्लक्स क्या होगा, क्यूब से फ्लक्स कितना पास होगा, क्यूब से फ्लक्स कितना पास होगा। तो बच्चों आपको फ्लक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये तो आपको पता होगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। पर आपसे कोई पूछे कि क्यूब की कितनी सरफेस होती है, तो आप कहेंगे क्यूब की 6 सरफेस होती है। कौन सी, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, 6 साइड होती है। तो फ्लक्स कहाँ से पास होगा, तो आप कहेंगे सर 6 से पास होगा। पर बच्चों 6 सरफेस से फ्लक्स पास नहीं हो सकता, पूछो क्यों, तो आपको मिलेगा कि 6 सरफेस में से 4 सरफेस पे से फ्लक्स पास ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस वैक्टर, हाँ है ना। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो फ्लक्स भी पास ऊपर से नहीं हो सकता, नीचे से भी नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से पास नहीं हो सकती, ऊपर से पास नहीं हो सकती, हाँ है ना, नीचे से पास नहीं हो सकती, और कहाँ से पास नहीं हो सकती, जेड एक्सिस से पास नहीं हो सकती। तो 4 जगह से पास नहीं हो सकती, ऊपर से, नीचे से, फ्रंट से, बैक से। तो सिर्फ कहाँ से पास होगी, एक तो राइट से और एक कहाँ से पास होगी, लेफ्ट से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी 2 जगह से पास होगी, 2 जगह से पास होगी, एक तो राइट साइड से, हाँ है ना बच्चों, मतलब इस वाली सरफेस से, क्यूब के इस वाली सरफेस से, और एक ये वाली सरफेस जो कि अंदर दबी हुई है। तो यहाँ से भी पास होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से। तो आपसे मैं बोल दूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 6 सरफेस से पास होने वाला था, पर अब सिर्फ कितनी सरफेस से पास होगा, एक तो लेफ़्ट सरफेस से और एक पास होगा कहाँ से, राइट सरफेस से, हाँ है ना बच्चों। कोई दिक्कत हो तो बोले। अब आपको बता दूँ इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस वैक्टर, अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का क्या होता है बच्चों, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का फॉर्मूला होगा ई डी एस कॉस थीटा, और इसका भी क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा। ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड वाला, और ये कौन सा है, राइट साइड वाला। नया क्वेश्चन है, डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। अब बच्चों अब आपसे कोई पूछे कि इस वाले के लिए थीटा कितना है, इस वाले के लिए थीटा कितना है, तो आप बताएं ये लेफ़्ट वाले के लिए थीटा कितना है। तो बच्चों देखना, हाँ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में दी हुई है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, हाँ है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और इसकी सरफेस जो है वो लेफ़्ट साइड में। सरफेस कभी लेफ़्ट साइड में है तो उसका एरिया का जो वेक्टर होगा वो कहाँ होगा, लेफ़्ट साइड में। इसका मतलब ई वेक्टर और सरफेस दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट, और अपोजिट हो तो एंगल कितना होता है, cos 180, हाँ है ना बच्चों। अब राइट साइड वाले के लिए देखते हैं। अब राइट साइड वाले के लिए देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है, हाँ है ना, और इसकी सरफेस जो होगा उसका एरिया वेक्टर भी राइट साइड में होगा। तो दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से एंगल कितना होगा, 0। यहाँ पर एंगल क्या था, ई, और सरफेस का एंगल अपोजिट होने की वजह से 180 था। यहाँ पर कितना एंगल होगा, 0। बच्चों ये बात समझ रहे होंगे आप सोच रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स नहीं करते हैं। बच्चों आपके एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली आते हैं गॉस लॉ पर। तो आप इसे मत छोड़िए, इसे करिए, जितना भी टफ हो मैं समझाऊंगा। नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें, मैं एक बार और वीडियो बनाऊंगा। कभी आपको समझ नहीं आता तो इसकी एक बार और वीडियो बना सकता हूँ मैं, पर आप मुझे अभी इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। समझ में आ रहा हो तो बोलिए।
बच्चों cos 180 कितना होता है? तो cos 180 होता है -1, तो अंदर क्या बचेगा? माइनस बाहर निकाल देते हैं, तो अंदर हो गया EDS। और cos 0 कितना होता है? 1, तो ये हो गया EDS। हाँ है ना बच्चों? अब ये E कौन सा वाला है? लेफ़्ट साइड वाला। और E कौन सा वाला है? राइट साइड वाला। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अब बच्चों E की वैल्यू कितनी है? अब E की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी? 800 x की पावर हाफ। तो मैं E की जगह कितना लिख देता हूँ? 800 x की पावर हाफ। हाँ है ना? E की जगह लिख देता हूँ 800 x की पावर हाफ। ये x क्या है? तो लेफ़्ट साइड वाले के लिए ओरिजिन से x कितना है? x की डिस्टेंस कितनी है? 0.1। तो यहाँ पे मैं x की जगह कितना लिख दूंगा? 0.1। और यहाँ पर क्या चल रहा है? माइनस। नहीं आया, मैं समझाता हूँ। देखो ये E की वैल्यू है। E की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? E की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 800। x कितना है? x कितना है? लेफ्ट सरफेस के लिए 0.1, तो x कितना लिख दिया? 0.1। और हाफ पावर हाफ, और माइनस तो चल ही रहा है। ये तो E की वैल्यू हुई। अब ds क्या है? बच्चों ds क्या होता है? ds क्या होता है? ds तो स्मॉल एरिया होता है। और जब आप ds का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा? पूरा एरिया। और आप बता सकते हो इस सरफेस का एरिया क्या होगा? ये सरफेस लो या ये सरफेस लो, इसका एरिया होगा स्क्वायर का एरिया। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है बेटा? साइड स्क्वायर। हाँ है ना? साइड स्क्वायर, तो 0.1 स्क्वायर। नहीं आया। ds क्या है बच्चों? ds जो है वो ये एरिया है और ये एरिया है। ds का इंटीग्रेशन करोगे तो पूरा एरिया मिलेगा। और ये एरिया किस शेप का है? तो स्क्वायर शेप का है। हाँ है ना? स्क्वायर शेप का है। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है बच्चों? साइड स्क्वायर। और क्वेश्चन में साइड कितनी दी हुई है? 0.1, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा? 0.1 स्क्वायर। हाँ, ये एरिया और ये एरिया दोनों सेम ही होंगे, दोनों एरिया सेम ही है, 0.1 स्क्वायर। अब ये तो हो गया लेफ़्ट साइड की तरफ। अब राइट साइड की तरफ करते हैं। तो राइट साइड में E की वैल्यू क्या होगी? तो E की वैल्यू है, देखो E की वैल्यू क्या होगी? 800। E की वैल्यू क्या है? 800x। पर बच्चों राइट सरफेस की x की डिस्टेंस 0.1 नहीं है। राइट सरफेस की x की डिस्टेंस जो होगी, बोलो कितनी होगी? 0.2, 0.1 प्लस 0.1 कितनी होगी? 0.2। तो 0.2 की पावर हाफ। तो ये तो E की वैल्यू हुई, E की वैल्यू हुई। और ds का इंटीग्रेशन s, और s क्या है? s क्या है? अभी बताया। s क्या है? स्क्वायर का एरिया। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, मोस्ट IMP। मुझे पता है कि टफ है पर मोस्ट IMP है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया। अब बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करके देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। तो कॉमन आ रहा है, एक तो 800 आ रहा है, और क्या आ रहा है? 0.1 का स्क्वायर आ रहा है। और 0.1 का स्क्वायर जो होगा 0.01 हो जाएगा। अभी लिखते हैं 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर। और अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा माइनस 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर नहीं है, सॉरी क्या है? 0.1 की पावर हाफ है और 0.2 की पावर हाफ है। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 800 इंटू 0.01 और ये माइनस का 0.1 की पावर हाफ और 0.2 की पावर हाफ। 800 का 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। और ये कैलकुलेटर से सॉल्व करना होगा, क्योंकि अभी हमारे पास 0.1 का स्क्वायर रूट आपको आना चाहिए, आपको इससे सॉल्व करना होगा। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाएगा। तो फ्लक्स का आंसर आ जाएगा, रुकिएगा मैं आंसर लिख देता हूँ। तो ये आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1.05। क्या आ रहा है बच्चों? 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -1। 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -1। तो यहाँ से आपको फ्लक्स पता चल चुका होगा। और बच्चों आपको फ्लक्स पता चल गया तो क्वेश्चन पूछा है कि चार्ज कितना होगा। तो चार्ज निकालने के लिए आप सिर्फ क्या लगा दे? बाय गाउस लॉ। कौन सा लॉ लगा दे बच्चों? गाउस लॉ। और गाउस लॉ क्या बोलता है? फ्लक्स इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। कभी आपको Q निकालना है तो Q निकालने के लिए आपको फ्लक्स का मल्टीप्लाई किससे करना होगा? ε0 से। तो आपको Q निकालना है तो phi E की वैल्यू डाल दें।
और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डाल दें। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है वो आपको बुक में मिल जाएगी, आप जैसे डालते हैं तो चार्ज आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, तो आप जाके इसका आंसर भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में आंसर भी मिल जाएगा। तो फ्लक्स मिल गया, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो चार्ज मिल जाएगा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन था ये, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। एक काम करते हैं, हम ऐसा एक और क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन में हम क्यूब की जगह कुछ नई चीज़ को लेते हैं, सिलेंडर लेके देखते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम गॉस लॉ का एक नया न्यूमेरिकल करते हैं और उस न्यूमेरिकल में क्या पूछा है देखते हैं। आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है जो कि यूनिफॉर्म है और वो दी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 200 आई केप। आई केप का मतलब एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आप जानते होंगे, हमने वेक्टर पढ़ा हुआ था। तो प्लस आई केप जो होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस को बताता है। तो 200 आई केप फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, और एक्स पॉजिटिव कहाँ होगा, राइट साइड में। और यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन में 200 आई केप दी हुई है फॉर एक्स लेस देन 0। एक्स लेस देन 0 मतलब जहाँ एक्स क्या होगा, पीछे होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो -200 आई केप होगी। तो आपको फाइंड क्या करना है, तो आपको फाइंड करना है पिछली बार की तरह फ्लक्स फाइंड करना है और दूसरा आपको चार्ज फाइंड करना है। फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सिलेंडर और इसमें से इसके पास कितने चार्ज है ये भी निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपको पता होगा फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स जो होगा वो दो फ्लक्स से मिलके बनेगा। बच्चों बताओ सिलेंडर की कितनी सरफेस होती है, तो आप कहेंगे सर 3 सरफेस होती है फ्लक्स सिलेंडर की। एक तो होगी कौन सी, कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक कौन सी होगी, लेफ्ट सरफेस जो कि सर्कुलर है, इसे हम राइट कहेंगे, राइट सरफेस। और एक होगी कौन सी बच्चों, लेफ्ट सरफेस। हाँ है ना। सबसे पहले काम करता हूँ मैं राइट सरफेस की बात करता हूँ, ठीक है। तो बच्चों राइट सरफेस की बात करें तो फ्लक्स का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं बच्चों, फ्लक्स का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है EdS cos थीटा, ये कौन से का है, कर्व्ड सरफेस एरिया का। फ्लक्स का फॉर्मूला इसके लिए भी लिख लेते हैं EdS cos थीटा, ये किसके लिए, राइट सरफेस के लिए है। फ्लक्स का फॉर्मूला इसके लिए भी लिख लेते हैं, ये किस सरफेस के लिए बच्चों, EdS cos थीटा, जो कि किस सरफेस के लिए बच्चों, लेफ्ट सरफेस के लिए। मतलब जो टोटल फ्लक्स पास होगा वो इन तीनों सरफेस से मिलके बना होगा। हाँ है ना। अब आपको सबसे पहले मैं राइट सरफेस के लिए समझा देता हूँ। तो बच्चों राइट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, राइट साइड की तरफ। राइट साइड की तरफ किसने बताया, ये दिया हुआ तो है, E इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 200 आई केप दिया हुआ है। आई केप तो ये बता रहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो E की वैल्यू दी हुई है। और बेटा ds क्या होता है, ds जो है सिलेंडर का सरफेस एरिया, सर्कल का सरफेस एरिया होता है। देखिए ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, पर सिलेंडर की जो राइट सरफेस होगी वो किस शेप की होगी, सर्कल होगी। तो मैं पहले राइट के लिए निकाल देता हूँ, अलग अलग से निकालता हूँ। तो राइट सरफेस के लिए निकाल देता हूँ, इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट। राइट सरफेस के लिए निकालता हूँ, तो राइट सरफेस के लिए बोलो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, EdS cos थीटा। और E की वैल्यू कितनी है, तो E की वैल्यू तो है 200, E की वैल्यू है 200। आई केप लिखेंगे नहीं, आई केप इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि आई केप तो डायरेक्शन बता रहा है, हम कैलकुलेशन में डायरेक्शन की बात नहीं करते। और ds क्या है, ds एक एरिया है। और आप बताओ इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, और सर्कल का एरिया बेटा क्या होता है, पाई r स्क्वायर। और r कितना है, 5 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 5/100 का स्क्वायर। मैं फिर से बता दूं, ये तो वैल्यू हो गई किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ds क्या हो गया, पाई r स्क्वायर। अब थीटा की बात, बच्चों बताओ E इस डायरेक्शन में है और इसका सरफेस एरिया इसकी डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी। नहीं समझ में आया, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, राइट सरफेस सर्कल शेप की दिख रही होगी। तो सरफेस के नॉर्मल होती है डायरेक्शन, तो नॉर्मल डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो एंगल कितना होगा बच्चों, cos 0 जो कि 1 होता है।
इसे हम सॉल्व करते हैं तो बच्चों थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 200 इंटू पाई, 5 का स्क्वायर 25 और 100 का स्क्वायर 10,000, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल जो कि बहुत ही सिंपल है, और 25 से 100 कैंसिल जो कि बहुत ही सिंपल है, और 2 से 4 कैंसिल ये भी सिंपल है। तो आंसर कितना आएगा बेटा? π/2, और फ्लक्स की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स π/2। 3.14 का आधा कर सकते हैं। अब बेटा फ्लक्स राइट से निकाल दिया, फ्लक्स हम किससे निकालेंगे? लेफ़्ट से निकालेंगे। किससे निकालेंगे बच्चों? लेफ़्ट साइड से। आप कहेंगे सर ये 10-10 का क्या काम? कुछ काम नहीं है बच्चों, क्योंकि हमें तो इस एरिया से मतलब था, और ये एरिया कितना दिया हुआ है? 5/100। अब लेफ़्ट साइड से निकालते हैं, तो लेफ़्ट साइड के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? EDS cos थीटा, EDS cos थीटा। अब बच्चों E की वैल्यू कितनी है लेफ़्ट के लिए? तो यहाँ पर E की वैल्यू लेफ़्ट के लिए देखो कितनी दी हुई है। कितनी दी है बेटा? -200। तो E की जगह कितना लिख देंगे? -200। ds क्या है? ds क्या है? तो बेटा ds जो है सरफेस एरिया है, और ये सरफेस एरिया किस शेप का है? सर्कल। तो सर्कल का सरफेस एरिया क्या होता है? πr²। हाँ है ना? तो सरफेस का एरिया हो गया πr², और रेडियस कितनी है? 5/100। सर 5/100 क्यों? रेडियस जो दी हुई है इसकी रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दे तो 5/100। और थीटा कितना है? तो थीटा बताओ कितना है? थीटा होगा 180। बोलो 180 क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पर कितनी दी हुई है? 200 I के। इलेक्ट्रिक फील्ड 200 I के वहाँ दी हुई है, हाँ है ना? अब आप बोले सरफेस कहाँ होगा? तो सरफेस इस डायरेक्शन में होगा। तो दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। कितना बनेगा बच्चों? 180 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की जगह हम कितना लिखेंगे? 180 डिग्री। कितना लिखेंगे बच्चों? 180 डिग्री। और cos 180 कितना होता है? माइनस, तो माइनस माइनस मिलके कितना हो जाएगा? प्लस। यहाँ पर आपको एक गड़बड़ नज़र आ रही होगी, मैं थीटा 180 क्यों लिया है? थीटा 180 इसलिए लिया है क्योंकि मान लीजिए E की वैल्यू 200 I के इस डायरेक्शन में, तो सरफेस तो इस डायरेक्शन में होगा, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा? माइनस का 180 का होगा, -1, जो कितना होता है? -1। तो ये प्लस हो गया, और 200 पाई, और 5 का स्क्वायर 25, और 100 का स्क्वायर 10,000। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। बोलो कितना आएगा? π/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -1। तो बच्चों कभी आपसे पूछे कर्व्ड सरफेस एरिया वाले में क्या आंसर आएगा? तो बच्चों फ्लक्स जो आएगा पासिंग थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया वो 0 आएगा। बताओ क्यों? आप बताओ, बिना सोचे समझे बताओ 0 क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और कर्व्ड सरफेस एरिया इस तरफ होगा, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? इस तरफ होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच कितना एंगल बन जाएगा? 90, और cos 90 कितना होता है? 0। तो कर्व्ड सरफेस एरिया से फ्लक्स कितना पास होगा? 0। तो टोटल फ्लक्स जो होगा, सारी वैल्यू को पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फ्लक्स जो होगा लेफ़्ट की वजह से आएगा कितना? π/2, और राइट की वजह से कितना आएगा? π/2, और π/2 प्लस π/2 इज पाई, और पाई कितना होता है बच्चों? 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -1। तो फ्लक्स मिल गया। अब फ्लक्स के बाद आपको चार्ज निकालना है, तो चार्ज निकालने के लिए क्या करें? बाय लगा दे गाउस लॉ। और गाउस लॉ क्या होता है बेटा? फ्लक्स इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स द क्यू। सिंपल। तो क्यू की वैल्यू बोलो कितनी आएगी? क्यू की वैल्यू आएगी 5 का मल्टीप्लाई कर दो ε0 से। सर 5 कितना है? 5 वो निकाला है, कितना? 3.14। ε0 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 8.854 इंटू 10 की पावर -12। इसको आप सॉल्व करें तो आपको चार्ज मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा एक गड़बड़ आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे cos 180 क्यों? याद रखिएगा cos 180 इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड माना आपको 200 I के इस डायरेक्शन में दी है, -200 I इस डायरेक्शन में दी हुई है, इस डायरेक्शन में। तो आप देखें, एक काम करते हैं यहाँ पर E इस डायरेक्शन में, ds इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन तो सेम है, पर यहाँ पर कभी हम इससे कंपेयर करें तो cos 180 कितना आएगा? -1 आएगा। यहाँ पे इसलिए -1 और -1 मिलके कितना हो गया है? प्लस हो चुका है। अब ये आंसर आ चुका है।
गॉस लॉ के न्यूमेरिकल्स भी क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करेंगे और हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। अब आपसे मैं कमेंट बॉक्स में एक बात चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं, सजेस्ट करें कि अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें। कभी आपने मुझे सजेशन दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, और कभी आपने मुझे सजेशन नहीं दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी वीडियो एंड तक नहीं देखी जा रही है। तो आप सभी लोग मुझे सजेशन देने में कमी नहीं करें। आपने सजेशन दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप वीडियो को ज़रूर वॉच कर रहे हैं। तो आप इस का स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। नया चैप्टर क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप वीडियो को वॉच नहीं कर रहे हैं, होमवर्क करके नहीं दे रहे हैं। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अब अगले लेक्चर में मिलेंगे, ले लीजिए।